नमस्ते, नमस्कार, शुभाशीर्वाद। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल लेसन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आइए, मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। इसमें समास, वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर और उपसर्ग प्रत्यय से जुड़े हुए कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन लेके आपके सामने आया हूं। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें समास और वाक्य भेद या उपसर्ग प्रत्यय आते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए बिना देर किए हुए सीधे हम अपनी वीडियो पर चलते हैं। वीडियो में देखते हैं पहला प्रश्न स्क्रीन पे क्या है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। आप बताएं, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। आपके लिए 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं। मानवीय शब्द में प्रत्यय है। उम्मीद है आपसे प्रश्न बन गया होगा। इसके ऑप्शन देख लें। पहला मान, दूसरा वी, तीसरा ई और चौथा ई। तो आप बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ई प्रत्यय लगा हुआ है। मानव धन ई बराबर होता है मानवीय। मानव में ई प्रत्यय लगा करके मानवीय शब्द बनाया गया है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द आ उपसर्ग से नहीं बना है। अदृश्य, आकार, आधार, आवरण। सिर्फ 5 सेकंड आप लीजिए और इसका आंसर बताएं आप। उम्मीद है आपसे यह प्रश्न बन गया होगा। पहला ऑप्शन है अदृश्य, दूसरा आकार, तीसरा आधार, चौथा आवरण। इसमें पूछा गया है कि आ उपसर्ग से नहीं बना है। तो आ उपसर्ग से कौन नहीं बना है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका नाम है अदृश्य। मीन्स अदृश्य शब्द है जिसमें आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। किससे बना हुआ है अदृश्य। अ उपसर्ग से बना हुआ है। तो इसके साथ साथ आइए अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखें इसमें प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन है प्रति, दूसरा ऑप्शन प्रत्यु, तीसरा ऑप्शन प्रत्यय, चौथा ऑप्शन कार। 5 सेकंड स्टार्ट होता है आपसे। उम्मीद है आप कर लिए होंगे इसको। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है। इसमें लगा हुआ उपसर्ग जो सेकंड ऑप्शन सही है आपका, प्रत्यु। प्रत्यु धन उपकार बराबर प्रत्युपकार होता है। तो इस तरीके से इसमें प्रत्युपकार में प्रत्यु उपसर्ग लगा हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। उम्मीद है आप कर लेंगे इसको। तत्पुरुष समास में देखिए खाली जगह है, लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में लोप हो जाता है। यदि आप तत्पुरुष समास का की परिभाषा आपको याद है, परिभाषा पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से इसे कर लेंगे, ये आपसे छूटेगा नहीं। पहला ऑप्शन इसका है प्रथम पद का, दूसरा ऑप्शन अव्यय पद का, तीसरा ऑप्शन कारक चिन्ह का और चौथा ऑप्शन है संख्या का। किसका लोप होता है। इन 4 ऑप्शन में से आप बताएं कि तत्पुरुष समास में इन 4 ऑप्शन में से किसका लोप होता है। प्रथम पद का लोप होता है, या अव्यय पद का लोप होता है, या कारक चिन्ह का लोप होता है, या फिर संख्या का लोप होता है। उम्मीद है आप इसे कर लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा कारक चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। आपको पता है तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं। 6 भेद होते हैं और उन 6 भेद में सभी में कारक चिन्ह लगे होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देशभक्ति, देशभक्ति का सही समास विग्रह है। पहला ऑप्शन देश के लिए भक्ति, दूसरा ऑप्शन देश की भक्ति, तीसरा ऑप्शन देश से भक्ति और चौथा ऑप्शन देश में भक्ति। इन 4 ऑप्शन में से आप बताएं समास विग्रह देशभक्ति का कौन सा समास विग्रह सही है।
ये आप आंसर दें। उम्मीद है आप इसको कर लिए होंगे। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देशभक्ति का सही समास विग्रह है पहला ऑप्शन देश के लिए भक्ति। ये देश के लिए भक्ति जो ऑप्शन है यही आपका आंसर सही होगा। देश के लिए भक्ति ये सही समास विग्रह है। आइए इसके बाद देखते हैं 6 वाला प्रश्न है चतुर्भुज में समास है। चतुर्भुज आप जानते हैं चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, तो इस तरीके से उसका विग्रह कर लेंगे। तो चतुर्भुज में समास है पहला द्विगु समास, दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा कर्मधारय समास। बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। उम्मीद है आप कर लिए होंगे इसको। तो अब मेरा नंबर है आंसर बताने का। चतुर्भुज में समास है द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। इसमें समास आपका होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। कुछ लोग द्विगु समास की बात कर रहे होंगे, द्विगु समास नहीं होगा। जब एक चीज ध्यान रखिए कि चतुर्भुज में जरूर पहला पद जो है संख्यावाची है, लेकिन इसका अर्थ अन्य पद भी होता है, अन्य पद प्रधान होता है। इसका अर्थ यानी चतुर्भुज चतुर्मुख 4 मुखों वाला अर्थात ब्रह्मा की बात की जाती है। तो चतुर्भुज में यहाँ द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास तीनों दिया है। सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास पर। जिस ऑप्शन में जिस समास का ऑप्शन बहुव्रीहि और द्विगु दोनों हो और जहां कंफ्यूजन आपको लगे तो सीधे आप बहुव्रीहि समास की को प्रधानता दीजिएगा, बहुव्रीहि समास को ही आप टिक लगाइएगा। वैसे यहाँ क्लियर है द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि इसका एक अन्य पद आता है अर्थात करने के बाद, वो होता है ब्रह्मा है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस समास में विशेषण विशेष्य, ध्यान रखेंगे यहाँ, विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है। किस समास में विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है? इसका ऑप्शन है पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा बहुव्रीहि समास। मीन्स इन 4 में से किस समास में विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है? क्या अव्ययी भाव समास में होती है, क्या कर्मधारय समास में होती है, या फिर तत्पुरुष समास में होती है, या बहुव्रीहि समास में होती है? आप ध्यान रखें बहुव्रीहि समास में तो होगा नहीं, तो ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए आप इसको। तत्पुरुष समास में भी देखिए कारक चिन्ह लगे होते हैं, तो मेरे ख्याल से विशेषण विशेष्य की बात है तो तत्पुरुष समास भी नहीं आएगा। अब बात आती है सिर्फ 2 ऑप्शन की, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास की। तो आप बताएं किसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको। इसका ऑप्शन होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास सही होगा। मीन्स कर्मधारय समास में ही विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है। एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता क्या है कि नीला है। पीतांबर, पीला है अंबर जो, पीला है वस्त्र जो। या फिर श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। तो इस तरीके से एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सेवा मुक्त शब्द में कौन सा समास है? बताएं सेवा मुक्त में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इसमें आप बताएं कौन सा समास सही है? पहला ऑप्शन अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। उम्मीद है आपसे ये प्रश्न बन गया होगा और इसका आंसर भी आप निकाल लिए होंगे। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। सेवा मुक्त का मतलब हुआ सेवा से मुक्ति, मतलब सेवा करता रहा कोई व्यक्ति और फिर वहां से उसकी मुक्ति हो गई, सेवा से वो दूर हो गया।
सेवा करना बंद कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में सेवा से मुक्ति, मतलब यहाँ पे समास कौन सा आएगा, आपका तत्पुरुष समास आएगा, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह लगे हैं, सेवा से मुक्ति से कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्कर, दुष्कर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुष्कर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है दुस, दूसरा है दुर, तीसरा है कर और चौथा है दो। अब इसमें आप बताएं आपका आंसर क्या होगा। दुस होगा या दुर होगा या कर होगा या दु होगा। दुष्कर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उम्मीद है आपसे यह बन गया होगा प्रश्न। तो आइए इसका हम आंसर बताते हैं। दुष्कर शब्द में दुस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ प्रश्नों का संकलन मिला। आइए फिर आगे देखते हैं, और भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं कि वो कौन से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न देखें। निर्वासन शब्द में उपसर्ग है। प्रश्न देखें ध्यान से। निर्वासन शब्द में उपसर्ग है। पहला निर, दूसरा न्यू, तीसरा निर्वा और चौथा नी। आप बताएं इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है निर्वासन में। उम्मीद है आपसे ये प्रश्न बन गया होगा। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। निर, निव, निर्वा, नी में ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला सही होगा। निर उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। आइए इसके बाद प्रश्न अगला देखते हैं। साफ साफ अथवा हाथों हाथ में कौन समास है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। उम्मीद है आप सभी लोग कर लेंगे, पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इसे कर लेंगे। साफ साफ तथा हाथों हाथ में कौन समास है? ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और चौथा है इसमें से कोई नहीं। आप देखें 5 सेकंड का समय है आपके लिए, और उम्मीद है कि आप इसे कर लेंगे। साफ साफ तथा हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा समास होगा। आइए हम इसका आंसर बताते हैं। साफ साफ हाथों हाथ में अव्ययीभाव समास है। पहला ऑप्शन सही है। ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं उसमें अव्ययीभाव समास होता है। एक शब्द और आता है जैसे जल्दी जल्दी, तो जब एक ही शब्द 2 बार आया हो, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, इस तरह से जितने भी उदाहरण आते हैं सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अठन्नी में समास है। बहुत बढ़िया प्रश्नों का कलेक्शन है यहाँ पर। अठन्नी में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन कर्मधारय समास और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो आप बताएं अठन्नी में समास कौन सा होगा। उम्मीद है आप कर लिए होंगे। अठन्नी का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 8 आनों का समूह। 8 आनों का समूह, इसमें कौन सा समास आपको मिलेगा? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष। मीन्स जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में द्विगु है? दूसरे ऑप्शन में है, तो ये द्विगु समास होगा। अठन्नी में द्विगु समास होगा। आइए देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न है। द्वंद्व समास का उदाहरण है। बहुत बढ़िया प्रश्न, द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब ये समझिए कि इस सवाल का यदि आप जवाब दे देते हैं तो निश्चित रूप से आप
1 करोड़ जीत जाएंगे। और बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, इस वजह से मैंने इसको इस प्रश्नों के कलेक्शन में इसे रखा है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। पहला 25, दूसरा त्रिभुवन और तीसरा ऑप्शन है दशानन। इन तीनों में द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? 25 है या त्रिभुवन है या दशानन है? ईमानदारी पूर्वक आप बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसका क्या ऑप्शन चयन किया था मेरे आंसर बताने से पहले। आपने कौन सा आंसर बताया था? ईमानदारी का ध्यान रखिएगा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, आइए देखते हैं। 25, त्रिभुवन और दशानन, इन तीनों में पहला ऑप्शन आपका सही है, 25 द्वंद्व समास का उदाहरण है। मीन्स 25 जो है द्वंद्व समास है। आया 25 में यूँ कहें कि द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसका जब समास विग्रह करेंगे तो 25 का समास विग्रह यूँ होगा कि 20 धन 5 बराबर 25, या 20 और 5, ठीक है, 20 और 5, तो 20 अलग है और अलग है और 5 है, मीन्स 20 और 5 के बीच में 20 और 5 को जोड़ने का काम कौन करता है? और करता है। और जिसमें और छुपा होता है, आपको पता है कि बीच में कारक चिन्ह छुपे, तत्पुरुष समास कहावत है, द्वंद्व में और छुपे, मीन्स द्वंद्व समास में और छुपा रहता है। तो यहाँ पर 25 में द्वंद्व समास होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अनंत में समास है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और नई तत्पुरुष, कौन सा समास सही होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और एक और समास इसमें आया नई तत्पुरुष, ये नया समास आपको दिख रहा होगा। तो ये भी इसी का समास का ही एक भाग है। तो आप बताएं कि अनंत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है या नई तत्पुरुष है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर तीसरा वाला सही होगा, नए तत्पुरुष। अब बात आती है नए तत्पुरुष किसे कहते हैं। मैं एक लाइन में इसको डिफाइन करता हूँ। नए तत्पुरुष का मतलब होता है जिसमें अभावा अवस्था पाई जाती है या जिसमें नकारात्मकता की बात की जाती है, नकारात्मक बात की जाती है, वहाँ पे नई तत्पुरुष समास होता है। तो अनंत में तत्पुरुष, कर्मधारय और नई तत्पुरुष, ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं इसमें नई तत्पुरुष समास सही होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। आज स्कूल में छुट्टी है, अर्थ के आधार पर वाक्य है। बहुत बढ़िया, ये भी प्रश्न है। वाक्य भेद जो हमने अर्थ के आधार पर बताया था, हेडिंग है, उसका ये प्रश्न है कि आज स्कूल में छुट्टी है, अर्थ के आधार पर वाक्य बताएं। पहला ऑप्शन है विस्मयवाचक, दूसरा संकेतवाचक, तीसरा विधानवाचक और चौथा निषेधात्मक। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आज स्कूल में छुट्टी है, बताइए। उम्मीद है आप इसको कर लिए होंगे। अब मेरा आंसर देखें आप। आज स्कूल में छुट्टी है, अर्थ के आधार पर यह विस्मयवाचक वाक्य नहीं होगा, संकेतवाचक तो हो ही नहीं सकता, यह होगा आपका विधानवाचक वाक्य। क्या होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। इसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। वाक्य है, मीन्स अर्थ के आधार पर आपको वाक्य भेद बताना है कि यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है आज्ञावाचक, दूसरा ऑप्शन संकेतवाचक, तीसरा ऑप्शन संदेहवाचक और चौथा ऑप्शन है विस्मयवाचक। आप बताएं क्या आपका आंसर है? जल्दी बताएं इसका आंसर। आप इसका आंसर सोच लिए होंगे, बता दिए होंगे। चलिए मैं अपना आंसर इसका बताता हूँ कि यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी वाक्य में कौन सा वाक्य है? यह अर्थ के आधार पर यह वाक्य है संकेतवाचक वाक्य।
मीन्स इसमें संकेत दिया जा रहा है। इसमें क्या दिया जा रहा है? संकेत। क्या संकेत है? कि यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ संकेत की बात की गई है, तो यहाँ संकेतवाचक वाक्य होगा। आइए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। भगवान करे तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ वाक्य है। भगवान करे तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ, तो आप इसमें बताएं कौन सा वाक्य होगा। भगवान करे तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ, इसमें कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या विस्मयवाचक? उम्मीद है आप इसे कर लिए होंगे। बहुत आसान प्रश्न ये तो है। भगवान करे तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ, इसमें संकेतवाचक नहीं होगा, विस्मयवाचक भी नहीं होगा, क्या होगा बताइए? इच्छावाचक होगा। क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, छी बाहर कितनी गंदगी है वाक्य है। छी बाहर कितनी गंदगी है, यह कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य? इसमें से आप बताएं कौन सा वाक्य होगा, आपका आंसर क्या होगा। उम्मीद है आप इसको कर लिए होंगे। और ये भी बहुत आसान प्रश्न है कि छी बाहर कितनी गंदगी है। इस छी शब्द के बाद देख रहे हैं आप संबोधन का निशान भी बना हुआ है, एक्सक्लेमेशन है। तो इसमें आपका इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक, संकेतवाचक मीन्स या तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, विस्मयवाचक वाक्य है। और इसके बाद प्रश्न 19 वाला देखते हैं कि संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। थोड़ा सा प्रश्न अलग है, संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। आप उदाहरण पढ़ें। पहला ऑप्शन है कि पिताजी आ चुके होंगे। दूसरा ऑप्शन है आओ बैठो। तीसरा ऑप्शन वाह क्या खुशबू है। और चौथा ऑप्शन सूरज अपना काम स्वयं करो। अब इसमें आप बताएं कि संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण क्या है। मीन्स किस वाक्य को पढ़ने से आपको संदेह हो रहा है। जिस वाक्य को पढ़ने में संदेह होगा वही आपका संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। तो संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण आप देखें कौन सा होगा। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ चुका हुआ है और आप इसका निशान लगा भी लिए होंगे। आइए इसका आंसर मैं बताता हूँ कि संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है पिताजी आ चुके होंगे। यहाँ पर ये जो वाक्य है कि पिताजी आ चुके होंगे, यह संदेहवाचक वाक्य है। पिताजी आ भी चुके होंगे या फिर नहीं आए होंगे, ये संदेह बना हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर पिताजी आ चुके होंगे संदेहवाचक वाक्य होगा या संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। आइए कुछ और प्रश्न हैं, मेरे ख्याल से 2-3 और प्रश्न हैं, उन आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20 है आपके सामने। क्या आज छुट्टी है विधानवाचक वाक्य में बदलिए। क्या आज छुट्टी है विधानवाचक वाक्य में बदलना है। आपको ये पता है कि क्या आज छुट्टी है, ये कौन सा वाक्य है। यह वाक्य आपका प्रश्नवाचक है, तो आप इस प्रश्नवाचक वाक्य को विधानवाचक में बदलिए। पहला ऑप्शन है वाह आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, शायद आज छुट्टी हो। ये 3 ऑप्शन हैं। 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे। क्या आज छुट्टी है या विधानवाचक वाक्य में बदलिए। वो प्रश्नवाचक वाक्य है, उसको विधानवाचक वाक्य में बदलना है। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, वाह आज छुट्टी है, आज छुट्टी है और तीसरा ऑप्शन शायद आज छुट्टी हो। कौन सा आंसर होगा सही। उम्मीद है आप आंसर निकाल लिए होंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं। वाह आज छुट्टी है या नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका। आज छुट्टी है यह विधानवाचक वाक्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ओह
अंकिता बाजार जा रही है का इच्छावाचक वाक्य होगा। ओ अंकिता बाजार जा रही है का इच्छावाचक वाक्य होगा। इसको इच्छावाचक वाक्य में बदलना है, यूं कहें। पहला ऑप्शन है अंकिता बाजार जाओ, दूसरा ऑप्शन काश अंकिता बाजार जाती, तीसरा ऑप्शन है क्या अंकिता बाजार जाएगी, जा रही है। ये तीन ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? अंकिता बाजार जाओ, काश अंकिता बाजार जाती, क्या अंकिता बाजार जा रही है। इच्छावाचक वाक्य में इसे बदलना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो इसमें आंसर है काश अंकिता बाजार जाती। यह आपका इच्छावाचक वाक्य है, मतलब ये इच्छा व्यक्त की जा रही है कि काश अंकिता बाजार जाती। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर, दूसरा अभाव, तीसरा ऑप्शन है क्रोधाग्नि और चौथा ऑप्शन है लाभ हानि। तो आप समय का ध्यान रखते हुए इसका आंसर निकालें। चंद्रशेखर, अभाव, क्रोधाग्नि और लाभ हानि, ये चार ऑप्शन हैं। इन चार ऑप्शन में कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है? कौन है जिसमें कर्मधारय समास होगा? चंद्रशेखर, इसमें तो नहीं होना चाहिए कि होगा? नहीं होगा। चंद्रशेखर में कौन सा? चंद्रशेखर जिसके ललाट पे चंद्र हो अर्थात शंकर, तो ये जाहिर सी बात है कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे अभाव है, तो जिसमें इसके पहले मैं बताया था कि इसमें अभाव की बात की जाती हो या नकारात्मकता की बात की जाती हो, असमर्थता की बात की जाती हो, वहाँ नई तत्पुरुष होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये नई तत्पुरुष है। अब आती है बात लाभ और हानि की, तो लाभ हानि भी नहीं होगा। लाभ और हानि मीन्स यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अब बचता है क्रोधाग्नि, तो ये क्रोधाग्नि ही ऑप्शन आपका सही होगा। क्रोधाग्नि में है कर्मधारय समास। मीन्स अग्नि, क्रोध कैसा है? अग्नि के समान है। मीन्स कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है, तो यहाँ पर वही बात है। इस वजह से कर्मधारय समास का उदाहरण क्रोधाग्नि होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हस्तलिखित में समास है। पहला ऑप्शन अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। यदि सीधी सीधी बात पूछता कि हस्तलिखित में कौन सा समास है, तो आप चूंकि ये तत्पुरुष के भेदों को दे दिया है, यदि तत्पुरुष के भेद नहीं होते तो आप आंख बंद करके इसको लगा सकते थे। क्या लगाते हैं? तत्पुरुष समास लगाते। लेकिन अब आप थोड़ी खोलनी होगी और इसमें देखना होगा कि अब इन चार समास में कौन सा समास होगा। ये तत्पुरुष के सभी भेद हैं, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। हस्तलिखित का मतलब क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखा हुआ मीन्स से या द्वारा जिसमें आता है कारक चिन्ह, से और द्वारा जिसमें कारक चिन्ह आता है, उसमें कौन सा समास होता है? ध्यान रखिए कौन सा समास होता है। तो उस समास को हम कहते हैं करण तत्पुरुष। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, ये चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से का मतलब ये संबंध रखने वाला होता है। से ये अलग करने वाला से नहीं है, संबंध रखने वाली। हाथ से लिखा हुआ, तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उपसर्ग शब्द लगता है। उपसर्ग शब्द लगता है, बहुत आसान प्रश्न ये है, आपसे बहुत जल्दी हो जाएगा। मध्य में, अंत में और प्रारंभ में, इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही आप करेंगे? उपसर्ग शब्द लगता है मध्य में, शब्द के अंत में या फिर प्रारंभ में। तो इसका आंसर आपसे हो गया होगा। उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? शब्द के प्रारंभ में लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा।
और अंतिम प्रश्न आपके सामने है, उच्चारण में उपसर्ग तथा मूल शब्द है। उच्चारण में उपसर्ग यानी पहले उपसर्ग बताना है आपको, इसके बाद मूल शब्द बताना है। तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहूँगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ध्यान रखिएगा, इसमें ऊधन चारण और उत्धन चारण, उत्धन चारण और उत्धन चरण, ये बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर मैं बता दूं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अब इन्हीं सब शब्दों के साथ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।